Hi friends, welcome again in the part third of chapter 3 orders. Now we are going to discuss about the how England gets its name. इंग्लैंड लैंड ऑफ एंजल्स। तो इंग्लैंड का जो मॉडर्न नेम है वो कहाँ से निकला है, कहाँ से डिराइव हुआ है, उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे कि कहाँ से इंग्लैंड का नाम निकल के आ रहा है। द एंजल्स एंड द सेक्शंस केम फ्रॉम द सेंट्रल यूरोप। सेंट्रल यूरोप यदि मॉडर्न टाइम में आप इंग्लैंड की लोकेशन को आप देखोगे तो इंग्लैंड एकदम से आपको ईस्टर्न साइड पे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के रूप में इंग्लैंड आपको दिखाई देगा। लेकिन इंग्लैंड में शासन करने वाले जो वंश के लोग थे ये सेंट्रल यूरोप से वहाँ पे आए थे एंड दे गोट सेटल्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी। और ये लोग वहाँ इंग्लैंड में 6th सेंचुरी के दौरान पहुँचे और वहाँ इन्होंने अपने आप को इंग्लैंड में अपने आप को सेटल कर लिया। तो देखिए ये जो एंजल्स और सेक्शंस का जो नाम आप देख रहे हो, एंजल्स एंड द सेक्शंस, ये जस्ट लाइक वहाँ के एक वंश का नाम है, एक डायनेस्टी का नाम है। जैसे इंडिया में हमने मुगल डायनेस्टी का नाम पढ़ते हैं या आपने सातवाहन डायनेस्टी का नाम पढ़ा होगा, तो इसी प्रकार से द एंजल्स एंड सेक्शंस थे वो मिडल यूरोप से, इन्होंने 6th सेंचुरी में इंग्लैंड में आए और अपने आप को वहाँ पे सेटल कर लिया। द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ एंजल्स लैंड। सो जो इंग्लैंड का जो मॉडर्न नाम है वो एक तरीके से मॉडिफिकेशन है एंजल्स लैंड का, कि एंजल्स लैंड इंग्लैंड, एज इंग्लैंड वाज इनहेबिटेड बाय एंजल्स, क्योंकि इंग्लैंड में एंजल्स लोग, एंजल्स एंड सेक्शन से रिलेटेड लोग रहते थे। फ्यूडलिज्म डेवलप्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम द 11th सेंचुरी। सो जो फ्यूडलिज्म या जो सामंतवाद था उसकी शुरुआत इंग्लैंड में भी 11th सेंचुरी में हुई है। Now again we are come from the three orders. So we are, let's start with the first order. The first order known as the clergy, which are related to the Christian religion. The Catholic Church has its own laws, owned land given to it by rulers and could levy taxes. जो कैथोलिक चर्च जो उस समय पूरे यूरोप का चर्च था उसके अपने खुद के कानून थे, उसके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे उनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी जो कि रूलर्स के द्वारा उन्हें डोनेशन में दी गई थी। एंड दे कुड लेवी टैक्सेज। तो टैक्स लेने का अधिकार, टैक्स लगाने का अधिकार राजाओं के पास था, लेकिन यहाँ पे यूरोप में हम देखते हैं कि चर्च को भी टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया था। द चर्च वॉज ए वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन विच डिड नॉट डिपेंड ऑन द किंग। तो इस प्रकार से धीरे धीरे पूरे यूरोपियन सोसाइटी में यदि आप देखोगे तो चर्च वो एक इतना इम्पोर्टेंट और पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन चुका था जो कि अपनी पावर के लिए अब राजाओं के ऊपर डिपेंड नहीं थे। एट द हेड ऑफ द वेस्टर्न चर्च वॉज द पोप लिव्ड इन द यूरोप। जो वेस्टर्न चर्च जिसको कैथोलिक चर्च भी बोलते थे, इसका जो हेड होता था उसे पोप के नाम से जाना जाता था, जो कि रोम के अंदर रहता था। मॉडर्न डे में ये वेटिकन सिटी के नाम से एक छोटा सा देश बनाया गया है, इटली के पास, रोम जिसमें शामिल है, वहाँ पे पोप साहब रहते हैं। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी वहाँ पे विजिट किया है। द क्रिश्चियंस इन यूरोप गाइडेड बाय द बिशप्स एंड द क्लर्जीज हु कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट ऑर्डर। तो इस फर्स्ट ऑर्डर में पोप हो गए आपके, जो बिशप होते थे। तो कोई भी चर्च होता है उस चर्च में जो हेड होता है वो बिशप, आर्क बिशप होते हैं, और क्लर्जीज होते हैं जो वहाँ पे पूजा पाठ का काम करवाते हैं। तो जिस प्रकार से हमारे टेम्पल्स में हम देखते हैं कि एक मुख्य रूप से एक प्रिस्ट होता है, फिर उसकी हेल्प करने वाले कई सारे और प्रिस्ट होते हैं, तो इसी प्रकार से आप ये चर्च वाले सिस्टम को समझ सकते हो कि यहाँ पे पूरे यूरोप में जो क्रिश्चियंस हैं उनको गाइड करने के लिए बिशप्स और क्लेर्जीज होते थे, जिनसे कि ये पूरा फर्स्ट ऑर्डर तैयार होता था। मोस्ट विलेजेस हैड देयर ओन चर्च। जिस प्रकार से ज़्यादातर मॉडर्न टाइम में आप देखोगे हर गांव में अपने मंदिर होते हैं, तो इसी प्रकार से यूरोपियन सोसाइटी में यदि आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द विलेजेस में अपने खुद के चर्च होते थे। वेयर पीपल असेंबल्ड एवरी संडे, जहाँ लोग हर संडे को असेंबल होते थे, टू लिसन टू द सरमन बाय द प्रीस्ट एंड प्रे टुगेदर, जहाँ वो पादरी के द्वारा जो उपदेश दिया जाता था उसे सुनते थे और एक साथ पूजा पाठ करते थे। तो संडे को जो हॉलीडे का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से डेवलप हुआ है। अब ये जो टीथ है ये आपको 9th क्लास से भी याद होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा कि टीथ वो टैक्स था जो कि चर्च के द्वारा कॉमन पीपल से, पीजेंट्री क्लास से लिया जाता था। ए टैक्स लिवाइड बाय द चर्च ऑन द पीजेंट्स विच वाज 1/10 ऑफ देयर प्रोड्यूस। तो किसी भी किसान के द्वारा अपनी खेती में जो टोटल प्रोडक्शन किया जाता था उस टोटल प्रोडक्शन का 1/10 पार्ट चर्च टैक्स के रूप में कलेक्ट करता था, जिसे कि टाइथ का नाम दिया गया था। नाउ द चर्च एंड द सोसाइटी। 4th सेंचुरी ऑनवर्ड्स क्रिश्चियंस
क्रिसमस एंड ईस्टर बिगेन टू बी सेलिब्रेटेड। चौथी शताब्दी से ही पूरे यूरोपियन समाज में यदि आप देखोगे तो दो मुख्य फेस्टिवल्स के रूप में क्रिसमस और ईस्टर है उसका सेलिब्रेशन शुरू हो गया था। ईस्टर का त्यौहार है वो नॉर्मली माना जाता है कि प्रभु ईसा मसीह को जब क्रूसीफाइड कर दिया गया था तो उसके बाद वो दोबारा से जब जिंदा होके आए थे तो उस दिन ईस्टर के रूप में खुशियाँ मनाई जाती हैं। क्रिसमस का त्यौहार है वो प्रभु ईसा मसीह के बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है कि उस दिन उनका जन्म दिवस है। संडे बिकेम द हॉलीडे। धीरे धीरे जो संडे था वो एक हॉलीडे के रूप में डेवलप हो चुका था। पिलग्रिमेज स्टार्टेड। जिस प्रकार से हर धर्म में धार्मिक यात्राएं होती हैं तो उसी प्रकार से धार्मिक यात्राओं की शुरुआत हुई। धार्मिक यात्राओं में ये लोग ज़्यादातर जेरूसलम या प्रभु यीशु से रिलेटेड जो अलग अलग जगह थी वहाँ पे इस प्रकार की धार्मिक यात्राओं को आयोजित किया जाता था। पीजेंट्स वेलकम्ड हॉलीडेज बिकॉज दे वर नॉट एक्सेप्टेड टू वर्क। और किसानों के द्वारा भी ये जो हॉलीडे थे जैसे ईस्टर हो गया, क्रिसमस हो गया या संडे के जो हॉलीडे हैं इन सब का बहुत ही खुशी से वेलकम किया गया क्योंकि इस दिन उन्हें किसी भी प्रकार का खेत में कोई काम नहीं करना पड़ता था। नाउ द मॉन्क्स। तो मॉन्क्स जैसा आपने बौद्ध लिटरेचर या जैन लिटरेचर में आप देखते हो जो मॉन्क्स उनको बोलते हैं जो अपना घर परिवार सब कुछ त्याग देते हैं, एकांत में रहते हैं और वहाँ पे धर्म से संबंधित बातों के बारे में विचार करते हैं, तो उन सबको हम मॉन्क्स या भिक्षु के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार के जो मॉन्क्स थे वो आपको क्रिश्चियन सोसाइटी में भी देखने को मिलेंगे। मॉन्क्स, हु आर द मॉन्क्स? स्पिरिचुअल क्रिश्चियंस इन फ्यूडल सोसाइटी। इस फ्यूडल सोसाइटी में वो क्रिश्चियन जो कि स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे उनको मॉन्क्स के रूप में जाना गया है। दे लिव्ड इन द रिलीजियस कम्युनिटीज कॉल्ड द एबे और मोनेस्ट्रीज। ये मॉन्क्स हैं वो अपने घर परिवार को त्याग देते थे तो उसके बाद उनके रहने के लिए जो जगह होती थी उसको एबे या मोनेस्ट्रीज बोला जाता था, जहाँ जाकर ये लोग रहते थे और क्रिश्चियनिटी में जो भी स्पिरिचुअलिटी है उसके बारे में विचार विमर्श करते थे और वहाँ पे अपनी भगवान को याद करते थे। स्पेंड देयर टाइम इन वर्शिप। वो अपना ज़्यादातर समय पूजा पाठ में बिताते थे। स्टडी, पढ़ाई लिखाई, क्रिश्चियनिटी और जो बाइबल है और उससे रिलेटेड जो भी अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन सबको पढ़ने में। एंड मैनुअल लेबर लाइक फार्मिंग। मॉन्क्स हैं वो ज़्यादातर मैनुअल लेबर जैसे कि खेती वगैरह काम करते थे क्योंकि नॉर्मली क्रिश्चियनिटी में ये माना गया है कि ह्यूमन बीइंग जितना अपने आप को बिजी रखेगा वो उतना ही सांसारिक चीज़ों से अपने आप को अलग रख पाएगा। तो इसलिए मॉन्क्स हैं वो मैनुअल लेबर करते थे, अपनी लाइफ से रिलेटेड जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स होती थी उसे स्वयं खुद प्रोड्यूस करते थे। मोस्ट एबे व सिंगल। ज़्यादातर एबे थे वो सिंगल थे, यानी कि या तो वो एबे मेल से रिलेटेड होंगे या फीमेल से रिलेटेड होंगे। मेल फीमेल दोनों मॉन्क्स एक साथ नहीं रहते थे। तो मोस्ट एबे वर सिंगल। सेक्स कम्युनिटीज़ वेयर मैन मॉन्क्स और वीमेन मॉन्क्स होती थी उनको नन के नाम से पुकारा जाता था। दे लिव्ड इन सेपरेट। वो अलग अलग रहते थे, अलग अलग मोनेस्ट्रीज में रहते थे। मॉन्क्स एंड नन्स डिडेंट मैरी। और मॉन्क्स और जो नन थे वो अपना सांसारिक जीवन में घर परिवार त्यागने के बाद किसी भी प्रकार से कोई शादी के बंधन में भी नहीं बनते थे। वो अपनी पूरी लाइफ को स्पिरिचुअल वे में बिताते थे। नाउ देयर वर सम बेसिक रूल्स विच हैव टू बी फॉलोड बाय द मॉन्क्स। बेनेडिक्ट की एक हमें संहिता मिली है, एक कंडक्ट रूल से रिलेटेड एक पूरी बुक मिली है जिसमें अलग अलग 64 रूल्स दिए गए हैं, एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा। तो उन रूल से हमें यह पता चलता है कि मॉन्क्स को एबे या मोनेस्ट्रीज में रहने के दौरान कई प्रकार के बेसिक रूल्स को फॉलो करना होता था। द मॉन्क्स हैड टू फॉलो सेवरल बेसिक रूल्स टू बी स्पिरिचुअल बीइंग। तो एक स्पिरिचुअल बीइंग के रूप में अपने लाइफ को बिताने के लिए मॉन्क्स हैव टू फॉलो सम स्पेसिफिक रूल्स। Evidence have been found in the manuscript got from the Benedict monasteries which had 73 चैप्टर। तो बेनेडिक्ट्स की जो मोनेस्ट्रीज है उसमें टोटल 73 चैप्टर्स हैं जिनसे हमें इस प्रकार के एविडेंस मिले हैं कि मॉन्क्स कौन कौन प्रकार के रूल्स को फॉलो करते थे। सो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रूल्स वर चैप्टर 6 में जो बोला गया है, द कंसेंट टू स्पीक शुड बी ग्रांटेड टू मॉन्क्स ओनली ऑन रेयर ओकेजन्स। कि ज़्यादातर ये माना गया कि मॉन्क्स को अपना पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में ही लगाया जाना चाहिए। वो मैनुअल लेबर करते रहें, भगवान को याद करते रहें, गॉड की आराधना करें। तो इसलिए उन्हें कंसेंट टू स्पीक जो बोलने की जो आज़ादी है वो केवल कुछ रेयर ओकेजन्स पे ही दी जानी चाहिए। चैप्टर 7 ये बोलता है ह्यूमैनिटी मीन्स ओबीडियंस। कि ह्यूमैनिटी का मतलब ये है कि आपको ओबीडियंस रहना, आपको आज्ञाकारी रहना है, सभी प्रकार की आज्ञाओं को फॉलो करना है।
चैप्टर 33 कहता है ए मॉन्क शुड नेवर पजेस ए प्राइवेट प्रॉपर्टी। किसी भी मॉन्क के पास अपनी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आप सोसाइटी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, आपकी लाइफ के अंदर एक ग्रेडीनेस बढ़ती जा रही है। यदि आपके पास कुछ पजेशन है तो उस पजेशन से आपका भगवान की भक्ति से ध्यान हटता है, भगवान की वर्शिप से आपका ध्यान हटता है, तो इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को मना किया गया है। चैप्टर 47 ये बोलता है आइडलनेस इज द इनेमी ऑफ द सोल, कि हमारी जो आत्मा है इस आत्मा में आइडलनेस नहीं होनी चाहिए, यानी लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। जितना कोई व्यक्ति आइडल रहेगा उसके मन में दिमाग में उतने ही अलग अलग प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे। तो इसलिए एक ह्यूमन बीइंग को हमेशा, एक मॉन्क को हमेशा अपने आप को बिजी रखना चाहिए। सो फेयरीज एंड सिस्टर्स शुड बी ऑक्यूपाइड एट सर्टेन टाइम इन फिजिकल वर्क एंड एट ए फिक्स्ड आवर इन रीडिंग। तो इसलिए जो भी मॉन्क्स और नन्स हैं उन्हें अपने आप को फिजिकल वर्क में बिजी रखना चाहिए, और साथ ही उन्हें अपने कुछ फिक्स घंटे हैं उसमें उन्हें अपने आप को रीडिंग में व्यस्त रखना चाहिए, ताकि वो अपने आप को आइडल नहीं रखें, लेजीनेस उनके अंदर पैदा नहीं हो। चैप्टर 48 बोलता है द मोनेस्ट्रीज शुड बी सेटल्ड आउट इन द वे दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स आर फाउंड विद इन इट्स प्रेमाइस। कि जो भी मोनेस्ट्रीज हैं जहाँ पर मॉन्क्स और नन्स रहते हैं उनको इस प्रकार से बसाया जाना चाहिए कि वहाँ पे एक कॉमन पर्सन से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स चाहे वाटर हो, मील हो, गार्डन हो, वर्कशॉप हो, वो सारी की सारी उसी एक सिंगल मोनेस्ट्रीज में डेवलप की जानी चाहिए, ताकि हमें बाहरी जो संसार है उससे किसी भी प्रकार की रिक्वायरमेंट के लिए उन्हें कनेक्शन ना देना पड़े, ताकि वो बाहरी संसार के बंधनों से अपने आप को दूर रख सके। नाउ दीज आर द पिक्चर ऑफ मोनेस्ट्रीज। इस प्रकार से विशालकाय भवन बनाए जाते थे मोनेस्ट्रीज के, जिसमें डे टू डे ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन सबको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता था। मोनेस्ट्रीज आर द वर्ड मोनेस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म मोनोस मीन्स समवन हु लिव अलोन। तो मोनेस्ट्री जो वर्ड है वो एक ग्रीक टर्म मोनो से निकला है, जिसका मतलब है कि जहाँ कोई अकेला रहता हो। तो इस प्रकार से जो मॉन्क और नन्स हैं वो अकेले रहते थे, एक एकांकी रूप से जीवन बिताते थे, क्योंकि ना उसके कोई ब्रदर होता है साथ में, ना सिस्टर होती है, ना वो शादी करते थे, तो एक प्रकार से वो एकांकी रूप से अकेले रहते थे। इसी से ये वर्ड निकला मोनेस्ट्रीज। इट वॉज ए पैलेस वेयर इट वॉज ए प्लेस वेयर स्पिरिचुअल पीपल स्पेंड देयर लाइफ अलोन सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स। तो एक प्रकार से मोनेस्ट्री वो स्थान था जहाँ पर स्पिरिचुअल लोग अपना पूरा जीवन बिताते थे, जहाँ वर्ल्डली थिंग्स होती हैं, सांसारिक जीवन होता है, वहाँ उससे अपने आप को अलग रखते थे। टू वेल नोन मोनेस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड बाई, जो उस समय की जो दो इम्पोर्टेंट मोनेस्ट्रीज हैं जिनका नाम आपको सुनने को मिलेगा बुक में। सेंट बेनेडिक्ट की मोनेस्ट्री है जो कि इटली में 529 में इस्टेब्लिश की गई थी, और कॉलोनी ऑफ बर्गंडी की मोनेस्ट्री 9110 में इस्टेब्लिश की गई थी। तो इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम है जो कि हमारे फर्स्ट ऑर्डर को कंक्लूड करता है, कि फर्स्ट ऑर्डर में किस प्रकार से क्लर्जीशिप होती थी, किस प्रकार से बिशप्स होते थे, कैसे ईस्टर और क्रिसमस है वो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल बने, कैसे संडे है उसका डेवलपमेंट एक होली के रूप में हुआ, और कैसे कुछ स्पिरिचुअल पीपल जिनको मॉन्क्स और नन्स के रूप में जाना जाता था वो मोनेस्ट्रीज में रहते थे, और मोनेस्ट्रीज को बनाते समय किन किन रूल्स को फॉलो किया जाता था, और मॉन्क्स और नन्स हैं वो मोनेस्ट्रीज में रहते हुए किन किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते थे। इन टुमारोज वीडियो वी विल go on with the second order. Thank you. Bye bye.